तो पहले जो है वो 10 मिनट्स हम इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स हैं वो दो दो रूल्स हम करेंगे डेली के, ठीक है। और उसके बाद हम आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है 2007 वो स्टार्ट करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो जो रूल है आज का फर्स्ट, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एज वेल एज और विद रिक्वायर अ वर्ब इन द सिंगुलर। अब इसमें वो कहता है कि देखिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, कोई भी सेंटेंस जो है फिक्रा वो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है और उसकी अरेंजमेंट होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट किसी एक फिक्रे में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एज वेल एज के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट हैं ए एंड बी, ठीक है, उनके दरमियान में एंड नहीं लगा हुआ और नहीं लगा हुआ, कॉमा नहीं है, बल्कि ए एज वेल एज के साथ उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है, मिलाया गया है दो सब्जेक्ट्स को। तो फिर उस फिक्रे में हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे? तो वो कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ कनेक्टेड हो तो उस फिक्रे में जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर यूज़ होगा, वाहिद का सीगा यूज़ होगा फेल का, ठीक है। अगर यही सब्जेक्ट एंड के साथ कनेक्टेड होते तो इसमें हम जमा का सीगा यूज़ करते वर्ब में, लेकिन ये एज वेल एज या विद के साथ कनेक्टेड होंगे तो इसमें जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, ऑल्दो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मोर देन वन सब्जेक्ट है। और वैसे जनरल रूल तो यही है कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए जो है वो जमा का सीगा यूज़ किया जाता है वर्ब में, लेकिन चूंकि ये एज वेल एज के साथ कनेक्टेड है एंड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए इनके लिए जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल स्लीम एज वेल एज क्रीम इज सिक, स्लीम और क्रीम दो लोगों की बात हुई है, ठीक है, लेकिन उनके लिए हमने आर यूज़ नहीं किया, आर जमा के लिए यूज़ होता है, दो लोगों के लिए यूज़ होता है, उसके लिए हमने इज़ यूज़ किया। इज़ हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि सलीम और करीम एज वेल एज के साथ कनेक्टेड है, उनके दरमियान में एज वेल एज है कि उन दोनों की सेम कंडीशन है। सलीम एज वेल एज करीम इज सिक, सलीम भी और करीम भी बीमार हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर एक एक्सेप्शन हम दूसरा रूल देखें, एक इसमें छोटी सी टेक्निकल बात है, जो सेकंड रूल है वो ये है कि व्हेन द टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एज वेल एज आर डिफरेंट इन नंबर और पर्सन। अब वो कहता है कि दो सब्जेक्ट तो हैं, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है कि दो सब्जेक्ट हैं, किसी भी फिक्रे में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और वो कनेक्टेड भी एज वेल एज के साथ ही हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो एक सब्जेक्ट है उसका नंबर दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट है। सलीम और करीम तो दोनों एक एक आदमी है, वो मतलब उनका नंबर सेम है, एक ही आदमी की बात, एक सलीम है एक करीम है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर दो ऐसे सब्जेक्ट्स यूज होते हैं कि जो डिफरेंट इन नंबर हैं, ठीक है, तो फिर हम किसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब लगाएंगे, ठीक है। मसलन एक जो सब्जेक्ट है वो जमा का है और एक वाहिद का है, तो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, या उनका जेंडर डिफरेंस है, ठीक है, मतलब ही एंड शी यूज हो रहे हैं, तो वो कहता है कि फिर हम जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, हमारा पहला बिल्कुल सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब यूज करेंगे। जैसा कि इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आई एज वेल एज यू एम इन द राइट, ठीक है, मैं और तुम भी सही हैं, ठीक है। अब आई एज वेल एज यू के बाद कौन सा वर्ब यूज होता है? यूजुअली जो यू के साथ वर्ब यूज किया जाता है वो आर यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एम क्यों यूज किया है हमने? क्योंकि आई एंड यू दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैं और तुम मतलब दो डिफरेंट अपोजिट सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वो जो है उनके लिए जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा आई, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एम यूज किया, आई एज वेल एज यू एम इन द राइट, ठीक है। इंग्लिश के हम दो दो रूल्स ही करेंगे डेली के, और इसके लिए बाकी जो है वो कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अब आगे जो है हम FBR एक्ट आज स्टार्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। FBR एक्ट, देखिए कोई भी जो लॉ या एक्ट बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए उसका कोई ना कोई पर्पस होता है कि किसके लिए बनाया गया है। मतलब कोई भी इदारा है पाकिस्तान का, उसको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। हर इदारा जो मतलब एक तो जनरल लॉ है पाकिस्तान का, मतलब जो कोर्ट्स में अप्लाई होता है जो सारे लोगों के लिए है, लेकिन फिर किसी इदारे की अपनी पॉलिसीज़ या रूल्स होते हैं, उनको उस इदारे का लॉ कंसिडर किया जाता है कि ये इदारा इन इन रूल्स के अंडर काम करेगा, ठीक है।
जो FBR एक्ट यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 है, ये एक्चुअली FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इदारा है जो टैक्स कलेक्शन वगैरह का काम करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। अब इसका जो बेसिक पर्पस था वो क्या था कि जो भी हमारा ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, इसकी हमने वर्किंग कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे टैक्स कलेक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जाहिर बात है जैसे जैसे टाइम चेंज होता है न्यू टेक्निक्स आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, सारा सिस्टम डिफरेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। अब आपका पेपर वर्क जो है वो तकरीबन ऑफिस से ख़त्म होता जा रहा है। तो इस इदारे के लिए ये एक्ट बनाने का बेसिक मकसद ये था कि ये एक्ट हमें बताएगा कि किस तरह हम नई नई टेक्निक सप्लाई करके जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इस इदारे को हम मज़ीद प्रोफेशनल कर सकते हैं, मज़ीद हम किस तरह टैक्स कलेक्ट करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कैसे हम अपना जो है वो वर्किंग एरिया या वर्किंग कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। अब FBR की वर्किंग कैपेसिटी क्या है कि हाउ टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है, आप जितने भी टैक्सेस हैं वो कैसे लोगों पे मतलब आप लेवी कर सकते हो, कैसे कलेक्ट कर सकते हो, अगर किसी ने नहीं दिया उसकी कैसे पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट्स होंगी, उसका क्या तरीकाकार होगा। तो बेसिकली इस एक्ट को और इस इदारे को बनाने का मकसद ये था कि कैसे हम मतलब टैक्स कलेक्ट करने की न्यू टेक्निक्स को अप्लाई करके कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं अपनी, ठीक है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी लोग जिन पे भी टैक्स लेवे होते हैं हम कैसे कर सकते हैं उनकी निशानदही करके और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके। ये तो इस एक्ट को बनाने का पर्पज़ था। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जनरल रूल है कि किसी भी लॉ या किसी भी एक्ट का एक्सेप्ट CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बाकी जितने भी लॉज हैं उनकी यूजुअली जो सेक्शन 2 होता है वो उसकी डेफिनेशन क्लॉज होती है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए आपको। CRPC जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका सेक्शन 4 है जो उसकी डेफिनेशन क्लॉज है, उसके अलावा जितने भी आपके एक्ट्स हैं उनकी तकरीबन जो है सेक्शन 2 जो होती है वो आपकी डेफिनेशन क्लॉज होती है, ठीक है। तो जो पहला इसका सेक्शन है वो आपको बताता है कि जनरली इसका टाइटल क्या है, इसकी एक्सटेंट क्या है, ये कमेंस इन्फोर्समेंट इसकी कब हुई थी, ठीक है। तो इसको जो टाइटल इस एक्ट के तहत दिया गया था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 2007, ठीक है, और इसका जो इसकी लिमिट है कि ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, इसकी जो एक्सटेंट है, ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है कि ये जो इसका पहला सेक्शन है जिसमें इसका नाम और इसकी एक्सटेंट बताई गई थी, ठीक है, ये सेक्शन तो इसका जिस वक्त बनाया गया था उसी वक्त इन्फोर्स हो गया था, उसी टाइम से ये एप्लीकेबल था। लेकिन इसके अलावा इसके जितने बाकी सेक्शंस हैं वो सारे टाइम टू टाइम जैसे फेडरल गवर्नमेंट को जैसे जैसे ज़रूरत पेश आई वैसे वैसे वो इसकी प्रोविजंस इसमें ऐड करती गई, बनाती गई और वो वैसे वैसे इन्फोर्स हुई थी, ठीक है। अब हम डेफिनेशन क्लॉज पे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज में जो फर्स्ट है वो बोर्ड की है। अब बोर्ड का क्या मतलब है इस एक्ट में? बोर्ड तो कोई भी बोर्ड हो सकता है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हो सकता है, सेकेंडरी बोर्ड हो सकता है, नहीं, इस एक्ट में जो बोर्ड का मतलब है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। इससे जितना जहाँ जहाँ भी आगे इनकम टैक्स एक्ट में या एक्साइज एक्ट में, सेल्स टैक्स एक्ट में जहाँ जहाँ भी वर्ड बोर्ड यूज होगा तो बोर्ड का मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, ठीक है। अब इसमें एक और नई जो टर्म यूज हुई है वो CBR या सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुई है, ठीक है। अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आप समझ लें कि इस इदारे का पुराना नाम था, या इससे पहले जो इदारा काम कर रहा था वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के अंडर जो है वो काम कर रहा था। 2007 में उसका नाम चेंज करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रख दिया गया और 2007 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। अब चेयरमैन का क्या मतलब है? चेयरमैन से मुराद यहाँ पे कोई कौमी असम्बली का या सेनेट का चेयरमैन नहीं है, यहाँ इससे मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन है, ठीक है। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। इसमें एक्टिंग चेयरमैन भी इंक्लूड है। एक्टिंग चेयरमैन कोई भी वो चेयरमैन होता है कि जो आपके एक्चुअल चेयरमैन की एब्सेंट में, चाहे वो बीमारी की वजह से एब्सेंट है, किसी वजह से लीव पे है, तो जो काम कर रहा होता है उसकी जगह पे, ठीक है। अब कमेटी की क्या डेफिनेशन होगी कि इस एक्ट के अंडर जो भी मतलब ये इदारा जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन और फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मतलब कमेटीज़ जो है वो बनाता रहता है उनके किसी भी काम के लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो दैट विल बी द कमेटी। एम्प्लॉयज़ कौन से होंगे? अब इसमें एम्प्लॉयज़ सिर्फ वही नहीं है कि जो मतलब फेडरल में बैठ के और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिस में काम कर रहे हैं।
बल्कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एक इदारा है उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे जितने भी ऑफिसेस, डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ठीक है, उन सब में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एम्प्लॉय ही कंसिडर होंगे, वो इसकी डेफिनेशन में फॉल करते हैं। फिस्कल लॉज या फिस्कल पॉलिसीज जो है वो क्या होती हैं? ये बेसिकली आपके टैक्स रिलेटेड लॉज होते हैं या पॉलिसीज होती हैं। और ये कौन बनाता है? ये कुछ तो जो एक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है, फेडरल एक्साइज टैक्स एक्ट है। इसके अलावा जो भी फेडरल गवर्नमेंट जब भी मुनासिब समझती है तो वो कुछ ना कुछ टैक्स से रिलेटेड लॉज बनाती है, ठीक है, तो उन्हें हम फिस्कल लॉज कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिक सिर्फ यही एक्ट फिस्कल लॉज नहीं है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे कोई ना कोई टैक्स से रिलेटेड नया लॉ बना सकती है और दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फिस्कल लॉज, ठीक है। यानी कि फिस्कल लॉज को अगर ये ऑब्जेक्टिव आती है कि कौन ड्राफ्ट करता है तो दैट इज फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या है? अब इस इदारे के एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी, एक तो मतलब टैक्स पेयर है, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं इदारे को, उनके अलावा जितने एम्प्लॉयज़ हैं इस इदारे के, जो इस इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए या उनकी वर्किंग को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं टाइम टू टाइम, मसलन उन्हें कभी अच्छा जो है वो उनको आप रिवार्ड दे देते हैं या उनकी पेज बढ़ा दें, कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ उनकी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जो है वो बनाई जाती हैं, तो उन पॉलिसीज़ को जो है वो हम ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी अगर आप सोचें तो ये अपने नाम से ज़ाहिर है कि मतलब देखें किसी भी चीज़ का कोई ना कोई रिसोर्स होता है उसको जनरेट करने का, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी का आप इंसानों से जो काम ले रहे हो, ठीक है, आप उसको कितना बढ़ा सकते हो, ठीक है, आपका जो काम है उसका रिसोर्स या जो वर्किंग रिसोर्स है दैट इज़ ह्यूमन, ठीक है, तो उनको आप कैसे उनकी कारकर्दगी बेहतर कर सकते हो, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे ले सकते हो। इस मामले में जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ कहते हैं। और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद इसमें चेयरमैन ऑफ एफबीआर या फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे अब आगे जो हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं वो इंसेंटिव की। आपने इंसेंटिव और रिवार्ड में डिफरेंस याद रखना है। इंसेंटिव जो है वो टैक्स की कीमतों में कमी है, आपको चीज़ों पे जो भी सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, कमी की जाती है कीमतों में या टैक्स की कीमतों में जो कमी की जाती है वो इंसेंटिव है। और वो किसको दिया जाता है? वो आम लोगों को, टैक्स पेयर को, जो भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो रिवार्ड है, रिवार्ड है कि आप कुछ एक्स्ट्रा पे करते हो। वो एक्स्ट्रा पे आप किसको करते हो? वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो एफबीआर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करता है, ठीक है। तो ये इंसेंटिव और रिवार्ड में एक डिफरेंस है कि रिवार्ड जो है वो एम्प्लॉयज़ को पे करता है एफबीआर, ठीक है, कुछ भी जो एक्स्ट्रा उन्हें पे कर दे टाइम टू टाइम। लेकिन इंसेंटिव जो है वो टैक्स की कीमतों में कमी करके जो है वो लोगों को या टैक्स पेयर को दिया जाता है, ठीक है। मेंबर जो है वो मेंबर कोई भी पर्सन जिसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी, ठीक है, बोर्ड का मेंबर। और पर्सन से अब क्या मुराद है? यहाँ पे पर्सन में कौन कौन आता है? तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखनी है कि पर्सन से मुराद यहाँ नेचुरल पर्सन है, कोई भी कंपनी या एसोसिएशन हो सकती है, वेदर इट इज़ प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, और बॉडी ऑफ पर्सन हो सकती है, ठीक है। बॉडी ऑफ पर्सन 3 4 5 लोगों ने कोई अपनी कॉरपोरेशन बनाई हुई है, ठीक है, तो वो भी पर्सन ही इंक्लूड होगी। आप लोग काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लें। पॉलिसी बोर्ड क्या होगा? पॉलिसी बोर्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करती है कोई भी, ठीक है। अब इसके बाद हम सेक्शन 3 इसका पढ़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफबीआर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफबीआर अंडर सेक्शन 3 जो है कि जो एफबीआर इदारा है ये कितने लोगों पे मुश्तमिल होगा और ये किस तरह काम करेगा। तो एफबीआर जो है इसके टोटल 7 मेंबर होंगे। जी जी जी, पॉलिसी बोर्ड जो है वो, जी जो पॉलिसी बोर्ड है ना वो आपके इदारे के अंदर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। अब सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफबीआर जो है कि ये 7 मेंबर होंगे इसके कम से कम, ठीक है, बोर्ड के।
और इन मेंबर्स को जो है अपॉइंट कौन करेगा, इनको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। और ये सारे जो सेक्शन 4 के अंडर इस बोर्ड के जितने भी पावर्स एंड फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है, वो सारे पावर्स एंड फंक्शन वो सेक्शन 4 जो है हम कल पढ़ेंगे, तो वो ये इदारा एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद जो है इस इदारे के मेंबर्स और चेयरमैन दोनों को कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। लेकिन जो एक्टिंग चेयरमैन है वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी, बल्कि वो चेयरमैन खुद अपॉइंट कर सकता है अपनी जगह पे कोई भी एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है। वो किसी भी मतलब सीनियर मेंबर को या किसी को भी कि अगर मैं छुट्टी पे हूँगा तो फलां पर्सन एज एन एक्टिंग चेयरमैन काम करेगा मेरी जगह पे, ठीक है। सेक्रेटरी होता है किस इदारे का, सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, सेक्रेटरी को भी चेयरमैन अपॉइंट करता है। और सेक्रेटरी का काम क्या होता है, सेक्रेटरी का काम होता है कि बोर्ड की मीटिंग्स अरेंज करना, ठीक है। और वो किसके अंडर काम करता है, वो इसके चेयरमैन की डायरेक्शंस के अंडर जो है वो काम करता है। उसके बाद है कि अगर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट डिलेड हो जाती है, ठीक है, वैसे तो आपका जो एक्टिंग चेयरमैन है इन द एब्सेंट ऑफ जो है वो चेयरमैन खुद अपॉइंट करता है, वो बता जाता है कि फलां बंदा मेरी जगह काम करेगा। लेकिन अगर आपकी अभी तक चेयरमैन की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई, वो डिले हो गई है, ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट किसी भी सीनियर बंदे को जो है वो एज एन एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकती है। अब इनका मीटिंग्स का क्या शेड्यूल होता है, जो जनरल रूल है इनका कि 2 महीने में एक बार ये बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट कराएगा और पॉलिसीज वगैरह को रिव्यू करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है जब भी कोई मेंबर किसी मेंबर की रिक्वेस्ट पे या चेयरमैन अपनी डिस्क्रिप्शन से कोई भी स्पेशल मीटिंग अरेंज कर सकता है एनी टाइम, ठीक है। अब ये इदारा जो है बोर्ड जो है वो टाइम टू टाइम अगर कोई भी मैटर उसके सामने आता है, ठीक है, तो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए एक या एक से ज़्यादा कमेटीज़ बना सकता है। और बाज़ औक़ात जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी कुछ पावर्स चेयरमैन को डेलीगेट कर सकती है, जैसे कि मेंबर्स को अपॉइंट करना फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अगर मुनासिब समझे तो वो ये पावर चेयरमैन को भी दे सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप